हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 2022-23 में सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने एग्जामिनेशन को कराए जा रहे हैं, उसी में ही डीडीयू यूनिवर्सिटी द्वारा भी अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके एग्जामिनेशन को करा लिया गया है और इसका जो ज्योमेट्री पार्ट है उसके बाद में एग्जामिनेशन होंगे। तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है उसका हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं और यह भी समझने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूछा जा रहा है 2023 में। तो चलिए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, हम ऑलरेडी बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के 1 से लेकर 7 यूनिट तक के सभी टॉपिक वाइज लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उन्हें जाकर ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। हम ऑलरेडी केमिस्ट्री के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर ही दिए थे, तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सिलेबस को लगभग कंप्लीट करा दिया गया है, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइए, उन्हें ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हम आप सभी की तैयारी को बेहतर बना सकें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है और इसका हमें डिग्री बताना है कि इसका डिग्री कितना होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक ऐसा पावर दिया गया है जो कि फ्रैक्शनल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फ्रैक्शनल पावर को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लिखा गया है मैं बता देता हूँ, राइट हैंड साइड में हमारे पास डी क्यूब अपॉन में डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब हमारे पास लिखा गया है, और यहाँ पर जो हमारे पास लिखा गया है वो हमारे पास है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो हमें डिग्री पर बात करना है, तो डिग्री हमें किसका देखना रहता है, जिसका ऑर्डर सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास सबसे अधिक है और इसका पावर फिलहाल में अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ऊपर हमारे पास 1/4 है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस 4th का पावर चढ़ाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड साइड में इधर भी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो 4 होगा। ओके, आइए चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, दिया गया है कि इफ पी डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो और यह बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है यह क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह बताना है कि यह कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, जब पी का वैल्यू हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है इस दिए गए क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट आंसर बताता चल रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पर तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हुआ पी इज इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई दिया गया है। अब इसका क्या करना है, हमें जनरल सोल्यूशन बताना है। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही बताता हूँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर वाई का वैल्यू जो होगा वह सी एक्स माइनस ई रेज टू द पावर सी होता है। आप लोग चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन करते हुए पी का वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद इसमें जब वैल्यूज को रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन रहा है। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आता है, वैसे यहाँ पर मैं इनके सॉल्यूशंस को नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर ही चुके थे, हर एक चैप्टर के, हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताता चल रहा हूँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोला जा रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर बोला गया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो ई रेज टू द पावर 10 इनवर्स एक्स होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे मैंने आप सभी को ऑलरेडी मेथड बताया ही, आपको पहले पी का वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे, ई रेज टू द पावर पी डी एक्स करेंगे तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल ही जाता है। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है
कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, पी क्यूब प्लस पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो अगर सिंगुलर सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या राइट आंसर होगा। तो इस दिए गए क्वेश्चन का या इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंगुलर सोल्यूशन होगा वो एक्चुअली होगा बी ऑप्शन, यानी कि हमारे पास 27y² प्लस 4x³ इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है। एक्चुअली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4x³ प्लस 27y² इज इक्वल टू 0, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं इसलिए ऑप्शंस को बदल देते हैं, इसलिए यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर। तो अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा ऐसा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लीनियर है। तो आप लोग अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पहचानना कैसे सिखाया था। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि कौन सा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन पर अगर बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चे तीसरा ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे, लेकिन वहाँ पर गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन में तो dx अपॉन में dy दिया गया है, और जब dx अपॉन में dy का केस बन गया यानी कि हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि dx अपॉन में dy प्लस y² इंटू x इज इक्वल टू y⁻³ हमारे पास है। ठीक है, तभी तो सोचूं इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन को ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। तो इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वैसे अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन को जितना हार्ड बनाया जा सकता था उतना हार्ड हो चुका था, इससे ज़्यादा इसको हार्ड बनाया नहीं जा सकता था। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जो कि आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। dy/dx इज इक्वल टू e⁻x−y प्लस x² e⁻−y। तो इसका हमें क्या बताना है, सोल्यूशन बताना है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक्चुअली होगा ए ऑप्शन। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है दिस सोल्यूशन ऑफ, हमारे पास दिया गया है x² प्लस y² ऑफ dx एंड प्लस हमारे पास दिया है गया है 2xy dy एंड dy एंड इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 0। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर देखा जाए तो ये तो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग जाकर हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर को देख सकते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। और अगर ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 7 पर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारे पास बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल का केस बनता हुआ नजर में आ रहा है मुझे तो, क्योंकि e⁻−y को कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल का केस बन जाएगा और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस बनाना रहेगा। और जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास जो राइट आंसर मिल जाएगा वो ऑप्शन ए मिल जाएगा। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बोला जा रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म। हमारे पास दिया गया है कि y इज इक्वल टू a cos x। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी कराया था, प्लस b sin x। वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वही एग्जाम में आता भी है, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद ही मैसेज करके बताते रहते हैं, आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं। वैसे इन सभी चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। तो अगर आपके भी यही एग्जामिनेशन हुए थे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और ये जो हमने लिखा था स्क्रीन पर एक्चुअली अभी, वो हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन बताना है जो ऑप्शन में हमारे पास दिए गए हैं। तो मैंने आई थिंक इसे सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में या फिर फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर में बताया था। तो फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें दो हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो सेकंड ऑर्डर का मिलेगा। तो इस प्रकार बनेगा d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 0। आप लोग सॉल्व करके देख भी सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर दिया गया है कि इन सॉल्विंग हमारे पास दिया गया है dy/dx। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा मैं साइड लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 1 अपॉन में x प्लस y प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास एक दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमें बोला जा रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x और y के जहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन रखते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, वो हमारे पास है
रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप लोग देखेंगे उस लेक्चर को तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा, क्योंकि हम कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच रखते हैं। हाँ सही है, कोई बात नहीं, इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच रखते हैं और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के रखते हैं। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या बातें बोली जा रही हैं, समझने का प्रयास करिएगा। बोला जा रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन सॉल्विंग। हमारे पास दिया गया है, एक्चुअली ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्यू दिया गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अरे कहाँ चला गया, वेट अ मिनट, आजा, हाँ आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, हाँ ये जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ओके, तो अगर इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर हम बात करते हैं तो समझना इस बात को कि क्या बोली जा रही है। देखो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वैसे मैंने आप सभी को बताया था इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, तो यही हमारे पास होगा, लेकिन मैं इससे थोड़ा ज़्यादा उम्मीद करता है इस क्वेश्चन से। यहाँ पर मैं फिलहाल बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा और उम्मीद रखता, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते कि इसका हम डी एक्स बाई डी वाई में लिखते, लेकिन खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया उसकी के आंसर की पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर दिया गया है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 हमारे पास दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इफ, कब होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तभी हो सकता है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी को और क्लियर दिखे, यह तभी हो सकता है जब हमारे पास डेल एम अपॉन में डेल वाई हो और यह जो हमारे पास वैल्यू मिले वो डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से बोल दिया गया है और ये एक्चुअली दूसरे फॉर्म वाला इस बार दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग बनाया गया है आंसर, यानी कि ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं फिलहाल डायरेक्ट ही बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हमारे पास दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार हमें लास्ट में देखना है कि साइन एक्स या कॉन्स्टेंट हो, और यहाँ पर वाई का जो कॉफिशियंट होना चाहिए वो एक्स में ही होना चाहिए था। ठीक है, और यह भी बात का ख्याल रखना है कि y का जो पावर होना चाहिए या dy बाई डी एक्स का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा 1 ही होना चाहिए, तभी लीनियर बनेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। हमारे पास एक दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताना है कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये एक्चुअली जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है यह एक बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो फिलहाल बच्चों आप लोग इस चीज़ को कमेंट करके बताना, मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि इसका जो हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर मिलता है। और जहाँ तक मुझे याद है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया था, अगर आप लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ पी हमारे पास दिया गया है। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है यह क्लॉरेट्स फॉर्म में है, और जब क्लॉरेट्स फॉर्म में हमारे पास कोई भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, बस सिंपल सा तरीका ये हम अप्लाई करेंगे कि p इज इक्वल टू सी रख देंगे। मैंने आप सभी को बताया भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन p इज इक्वल टू tan
पी एक्स माइनस वाई दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी मिलेगा, क्योंकि इसका जो आप सोल्यूशन निकालेंगे, फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखो बच्चों, जब आप क्या करेंगे ना, ये tan को उधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कहें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p हो जाएगा। तो जब tan इनवर्स p इज इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई बनेगा, तो ये क्या बनेगा, एक हमारे पास क्लाउडेड फॉर्म में बदलेगा, और जैसे ही क्लाउडेड फॉर्म में बदलेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, p की जहां पर क्या रख देंगे, c रख देंगे। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं कह सकता हूं कि अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, दिस सेट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द टू द फैमिली ऑफ कर्व हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, इज फाउंड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 0। तो इसका हमें जनरल सोल्यूशन बताना है कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं पूछ लिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला जा रहा है क्या, या फैमिली ऑफ सर्कल होगा, फैमिली ऑफ पैराबोला होगा, फैमिली ऑफ हाइपरबोला होगा, या फिर NOT होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की मुझे उम्मीद भी रहती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो इसको मैं सॉल्व भी कराया था आप सभी को। आई थिंक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि जब हमारे पास दिया गया फैमिली ऑफ सर्कल होगा तो उसको जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, यही सेम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता था। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि यह फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, आई मीन फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, द फैमिली ऑफ कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और क्या करना है, इसका जो सोल्यूशन है वह किस फैमिली ऑफ कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। वैसे तो नॉर्मल तौर पर ऐसे क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसा कि पहला इससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन अच्छा था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल तौर पर क्या बोला जाता है, अगर नॉर्मल लेवल पर सोचा जाए तो कोई भी टीचर क्या बोलेगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट तो करना ही करना है, साथ ही साथ यह भी बताना है कि वो जो सोल्यूशन है वह किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये अगर आप लोग सिस्टम ऑफ कॉनिक्स वाला लेक्चर नहीं देखेंगे या फिर आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री वाले लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, जो कि ज्योमेट्री के अंतर्गत हमने प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूं, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही बनेगा आप लोग नॉर्मल तौर पर सॉल्व कर लेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारे पास बन रहा है हाइपरबोला। इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 21 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हाइपरबोला बनता है। बात करते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से हमारे पास मैट्रिसेस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। मैट्रिसेस एंड हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थे उन सभी चीज़ों के आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सभी अब शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 2 2 और -1 दिया गया है, और हमें पता करना है a रेज़ टू द पावर 8 का वैल्यू कि कितना होगा। और यहाँ पर हमारे पास चारों ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसका ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जब ए स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 5005 मिल रहा है, ठीक है। ये जब आपको देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप ए स्क्वायर का जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे उस पर पावर 3 चढ़ा देंगे, और उसके बाद 3 बार ए स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा। आसान सा मल्टीप्लिकेशन है, आप ए रेज़ टू द पावर 8 का वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। और जब ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 22 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 125 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका वैल्यू हमारे पास दिया गया है 3 1 और -1 2 दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने निकालना सिखाया ही था। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बस आपको कैलकुलेट कर लेना और इसी को 0 के बराबर रख देना, और यहाँ से जो हमारे पास है इक्वेशन बनेगा लैम्डा के फॉर्म में, वही हमारे पास क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है। तो ये तो अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स को देखे होंगे तो ये तो आप बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई होगी। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, यानी कि हमारे पास मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू हमारे पास 0 मिलेगा। आइए बात करते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चे अगर नॉर्मल लेवल पर पढ़ के गए होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट इसमें मिल जाए, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यह भी है। मैट्रिक्स देखते हुए बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया है और इसका बोला जा रहा है कि रैंक पता करिए कि रैंक कितना होगा। तो रैंक निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए मैं आप सभी को बहुत सारे तरीके बता चुका हूँ, ठीक है। चाहे वह रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, चाहे वह कोफैक्टर से निकाला जाए, चाहे वह इन्वर्स से निकाला जाए, चाहे वह एशेलॉन फॉर्म से निकाला जाए, बहुत सारे तरीके मैंने आप सभी को बताया था कि रैंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग लेक्चर्स देखे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं नॉर्मल तौर पर अगर बात कर लेता हूँ तो देखो, पहले और दूसरे ये रो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और चौथा रो कौन सा है। मैं फिलहाल थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अगर देखेंगे तो आप पहले रो और दूसरे रो को जोड़ते हुए तीसरे रो से अगर घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तीसरा रो हमारे पास 0 हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरे रो और पहले रो को अगर जोड़ते हुए हम चौथे रो को घटा देते हैं तो हमारे पास चौथा रो भी 0 हो जाएगा। यानी कि एक साथ देखा जाए तो तीसरा और चौथा रो हमारे पास क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और जब 2 रोज हमारे पास 0 हो जा रहे हैं और 2 रोज हमारे पास ऊपर वाले जो रो हैं वो 0 नहीं बन रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारे पास 2 नॉन जीरो रोज आप सभी के सामने दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर इसको आप चाहेंगे तो और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे, और जब आपको 2 नॉन जीरो रोज दिखाई दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई खास आवश्यकता नहीं नज़र में आएगी। इस प्रकार हमारे पास जो 24 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि वह एशेलॉन फॉर्म में आप बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर ले जाएंगे और आपका बन जाएगा 24 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो आइए अब बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर। 24 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको समझा दिया है कि 2 रोज हमारे पास 0 हो जाएंगे, 2 रो हमारे पास बचेंगे जो कि नॉन जीरो रहेंगे, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसमें हमारे पास 2 नॉन जीरो रोज मिल रहे हैं, इसलिए इसका जो रैंक होगा वह 2 हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स आप सभी के सामने दिया गया है ये ऑलरेडी एशेलॉन फॉर्म में है, और जब यह कोई भी एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स होता है उसके नॉन जीरो रोज को हम काउंट करते हैं और वही हमारे पास उसका रैंक हो जाता है। तो अगर बात किया जाए तो इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, क्योंकि इनके पिवट्स जो कहे जाते हैं, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या है, इनके पिवट्स हैं, ठीक है। तो ये नॉन जीरो रोज हैं, इसलिए हमारे पास इसका जो रैंक होगा वह 25 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि इसके पास 3 रैंक होगा। बात करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 4, ठीक है, देन रैंक ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा ये बात पूछी जा रही है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वैसे यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन फिलहाल मैं ऑप्शन डी पर करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक है और उसका रैंक 4 है तो उसका सबसे पहले बात तो ये होना चाहिए कि उसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी उसके पास रैंक 4 होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तभी कह सकते हैं और नहीं किया तो उस सिचुएशन में उसका रैंक हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से मतलब ये क्वेश्चन पूरे तरीके से सही नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दिया गया है। इक्वेशंस को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें लास्ट वाले इक्वेशन में x गायब है, यानी कि x का कॉफिशिएंट 0 है, और पहले वाले इक्वेशन में z का कॉफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह कंसिस्टेंट होगा या नॉन कंसिस्टेंट होगा, या फिर कुछ भी नहीं कह सकते, या फिर कोई भी नहीं ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यह नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम बन रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 27 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पर।
यहाँ पर दिया गया है द इक्वेशन, ये आप सभी के सामने कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, टोटल 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके पास नो सोल्यूशन है। तो कब नो सोल्यूशन का केस बनेगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग मैट्रिसेस वाले लेक्चर्स को पूरे प्लेलिस्ट को देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चंस तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी कराया हूँ। आप लोग प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप पहले और तीसरे रो में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जब पहले और तीसरे रो में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास मिल रहा है लैम्डा -5 इंटू जेड इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है म्यू -9। ठीक है, तो आपको चूंकि नो सोल्यूशन का केस बात करना है इसलिए हमारे पास जो लैम्डा का वैल्यू है वह 5 हो सकता है, तो और जो हमारे पास म्यू का वैल्यू है वह 9 कभी भी नहीं हो सकता। तो इन दो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 9 बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास बोला जा रहा है कि 9 नहीं है और लैम्डा का वैल्यू 5 है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। इसलिए 28 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास बोला जा रहा है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, तो मैंने आप सभी को यह फार्मूला और परिमेय भी दोनों कह सकता हूँ, मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तो उस सिचुएशन में तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होगा। लेकिन हमारे पास जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हर बार क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास इसका जो फार्मूला होगा कि ए बी का होल इनवर्स जो है वो हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। इसलिए हमारे पास 29 नंबर का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉर यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है जो कि नॉन होमोजीनियस है या फिर होमोजीनियस भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका यूनिक सोल्यूशन के लिए अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तो रैंक ऑफ जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसे हम ए कहते हैं, इसका अगर हम रैंक कैलकुलेट करें और जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलता है ए बी उसका रैंक कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए पहले तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं उनका भी वैल्यू बराबर होना चाहिए। इसलिए हमारे पास r इज इक्वल टू n होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो हमारे रैंक के बराबर ही होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे पास 30 नंबर का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं समझने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा, और ये एक्चुअली हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें इसका ए बार कैलकुलेट करना है। तो मैंने आप सभी को ए बार कैलकुलेट करना सिखाया ही है, आप लोग देखेंगे लेक्चर्स को तो आपको पता ही चल जाएगा कि ए बार कैसे निकाला जाता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका अगर हमें ए बार निकालना है तो आपको क्या करना है, प्लस जहाँ पर आयोटा लगा हुआ है वहाँ पर आपको आयोटा का पहले वाला जो साइन है उसको बस बदल देना है। यानी कि अगर जहाँ पर भी प्लस है उसे माइनस कर देना है, जहाँ पर माइनस है उसे प्लस कर देना है, बस आपका काम हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है तो 4 आयोटा से पहले माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी आयोटा लगा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आयोटा लगा हुआ है तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी आयोटा लगा हुआ है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 31 नंबर का क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बन रहा है। इसलिए हमारे पास अब बढ़ते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि आप सभी के स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो बोला जा रहा है कि यह हर्मिटियन मैट्रिक्स है, या फिर यह स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, या फिर यह नाइदर हर्मिटियन है, या फिर नॉर स्क्यू हर्मिटियन है, या फिर यह नोटी है, हमें बताना है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग 32 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यह एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। इसलिए हमारे पास 32 नंबर का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। हर्मिटियन का कॉन्सेप्ट आप लोग प्लीज़ जाकर पढ़ लीजिएगा। आइए बात करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, मैट्रिक्स आप सभी के सामने है। इसमें बोला जा रहा है क्या यह वही चारों ऑप्शन है। तो अगर बात किया जाए तो ये जो मैट्रिक्स है यह क्या होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल तो आप लोग देखे ही होंगे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि यह एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बनता है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी
क्या होना चाहिए, वो हमेशा रियल होना चाहिए। इसलिए हमारे पास क्या होगा, वह ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि 34 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया और इसका हमें पता करना है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ कैसे पता किया जाता है, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से निकाला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे हमारे लेक्चर्स को तो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर मिलेगा वो लैम्डा के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे और वो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे, -1 और +3 होंगे, यानी कि 35 का ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स की सहायता से मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हम ऐसे मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं और वही बात यहाँ पर पूछी भी गई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज को हमें काउंट करना है। तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और यह कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। तो फिलहाल इसका जो रैंक होगा वह 3 ही होगा, इसलिए हमारे पास 36 का डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मैंने आप सभी को इसको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाले लेक्चर में आई थिंक समझाया भी था, या फिर एशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स वाले में समझाया होगा, लेकिन मैंने उसे समझाया है ज़रूर। आप लोग प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका रैंक भी दे दिया गया है 2 है। ठीक है, इसका रैंक भी दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें b का वैल्यू कितना होगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल रैंक कैसे निकाला जाता है मैंने आप सभी को बताया ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग आराम से सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से कर भी ले जाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 37 नंबर के क्वेश्चन में, वो एक्चुअली 2 ही देखने को मिलेगा, यानी कि उसके रैंक के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए 37 का सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखो यहाँ पर वही सवाल आ गया ना कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट ही करे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ़, कब हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर मैं कहूँ किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके मैट्रिक्स का हम क्या करें, डिटर्मिनेंट निकालें, और जब उस डिटर्मिनेंट को निकालें और वह नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि उसका क्या होगा, रैंक एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हमारे पास 38 नंबर का बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और मैंने इसको भी लेक्चर्स में बताया ही था। आइए बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ओके, और इसका हमें क्या करना है, रैंक कैलकुलेट करना है। तो रैंक, अब देखो, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप लोग इसमें फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं, लेक्चर्स को देखे हैं, तो तुरंत ही बता दे जाएंगे कि अच्छा ये तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये तो ऑलरेडी एशेलॉन फॉर्म में है, और जब यह एशेलॉन फॉर्म में है, इसमें 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो रैंक होगा वह 3 ही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक्चुअली यूनिटरी से क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो यह द मैट्रिक्स दिस इज़ यूनिटरी, यह कब यूनिटरी होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यूनिटरी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो है डी ऑप्शन, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 मिलता है। ठीक है, इसलिए 40 नंबर का क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो यह हमने इस वीडियो में बात कर लिया कि डीडीयू यूनिवर्सिटी द्वारा जो अपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, उसके आंसर की क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों के भी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर भी लिए होंगे। और इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोगों के पास समय है तो प्लीज़ जाइए और हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जितने भी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। जितने ज़्यादा लेक्चर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ से आपकी तैयारी में 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन मिलता जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बस अगर आप लोग हमारे सभी लेक्चर्स को अटेंड किए होंगे तो इस क्वेश्चन पेपर में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन राइट हैं। तो अगले लेक्चर में हमसे मिलते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।